जिंदगी के इस अंतहीन दौड़ में अक्सर एक थकान सी महसूस होती है ना? रोज की भाग दौड़, वही डेडलाइंस, वही सोशल मीडिया का शोर, और इन सब के बीच कहीं एक शांति और ठहराव की तलाश। आज की हमारी इस गहरी पड़ताल में हम इसी तलाश पर बात करेंगे। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जिनमें लाओ त्सु की एक बहुत पुरानी किताब ताओ ते चिंग पर एक बेहतरीन चर्चा शामिल है, और मिशन ये समझना है कि क्या आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में भी ठहराव मुमकिन है। ये तलाश बहुत दिलचस्प है और ताओ ते चिंग इसका कोई सीधा जवाब नहीं देती, बल्कि वो एक आईना दिखाती है और कुछ चौंकाने वाले सवाल खड़े करती है। जैसे, क्या हो अगर सफलता पाने की ये सारी जद्दोजहद ही एक भ्रम हो? क्या हो अगर असली शक्ति जीतने में नहीं बल्कि कभी-कभी बस बहने देने में हो? ये सवाल बेचैन करते हैं क्योंकि ये हमारी हर उस धारणा को चुनौती देती हैं जिसके सहारे हम जीते हैं। बिल्कुल। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये विचार किसी राजा या योद्धा के नहीं है। ये लाओ त्सु नाम के एक गुमनाम लाइब्रेरियन के हैं जो हजारों साल पहले रहते थे। उनकी किताब, उसमें सिर्फ 81 छोटी छोटी कविताएं हैं। एक पतली सी किताब है जिसे पढ़ने में शायद 1 घंटा लगे, लेकिन कहते हैं कि इसे समझने में पूरी जिंदगी लग जाती है। ये कुछ करने के लिए नहीं कहती, बल्कि कुछ न करने की कला सिखाती है। बहते पानी की तरह बनने को कहती है, जो बिना लड़े अपना रास्ता बना लेता है। तो चलिए इसी पानी में उतर कर देखते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है ताओ। हम सबने ये शब्द सुना है, पर इसका असल मतलब वो हमारी पकड़ से बाहर लगता है। ऐसा क्यों है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि इंसान की फितरत है हर चीज को समझना, उसे एक नाम देना, एक परिभाषा में बांधना। हम सोचते हैं कि जिस दिन हम ब्रह्मांड के सारे रहस्य समझ लेंगे, उस दिन हम जिंदगी को नियंत्रण कर लेंगे। और ठीक इसी सोच पर ताओ ते चिंग पहला प्रहार करती है। किताब की पहली ही पंक्ति कहती है, जिसे बताया जा सके वो असली ताओ नहीं। अच्छा, ये तो बहुत निराशाजनक लगता है। अगर हम उसे समझ ही नहीं सकते तो फिर उस पर बात करने का फायदा क्या है? ये तो ऐसा हुआ कि मंजिल का पता ही नहीं और सफर पर निकल पड़े। नहीं, फायदा समझने में नहीं है, फायदा महसूस करने में है। ताओ कोई वस्तु या सिद्धांत नहीं है, वो ब्रह्मांड की लय है। वो अदृश्य धागा है जो हर चीज को एक साथ पिरोए हुए है, तारों को, पेड़ों को, हमें और आपको। आप उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बस उसका हिस्सा बन सकते हैं। और ये बेचैनी इसलिए होती है क्योंकि ये नियंत्रण छोड़ने जैसा लगता है, और हमारा पूरा जीवन नियंत्रण पाने की कोशिश ही तो है। इसे किसी उदाहरण से समझ सकते हैं, क्योंकि ये बातें थोड़ी हवा में लगती हैं। बिल्कुल। अब नदी का उदाहरण लेते हैं। जब एक नदी पहाड़ों से निकलती है, तो क्या उसके पास कोई गूगल मैप्स होता है जो उसे समंदर तक का रास्ता दिखाए? नहीं, वो बस बहती है। उसे एक अनजाना, एक अदृश्य खिंचाव अपनी ओर खींचता है। वही ताओ है। रास्ते में बड़ी बड़ी चट्टानें आती हैं, नदी उनसे लड़ती नहीं है। वो ये नहीं कहती कि तुम हटो, मुझे जाना है। वो बस उन्हें पास से अपना रास्ता बना लेती है। बिल्कुल। वो चट्टानों को तोड़ने की कोशिश नहीं करती, बस धीरे धीरे सदियों तक उन पर बहती रहती है। और एक दिन वही कठोर चट्टानें चिकनी हो जाती हैं। नदी ने लड़ाई नहीं की, उसने बस अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, बहते रहना। और हम ठीक इसके उलट करते हैं। हमारी जिंदगी में कोई चट्टान आती है, जैसे कोई मुश्किल प्रोजेक्ट या कोई बिगड़ा हुआ रिश्ता, तो हम अपनी सारी ऊर्जा उसे तोड़ने या हटाने में लगा देते हैं। हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन उस चट्टान का कुछ नहीं बिगड़ता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ताओ का रास्ता अपनाने का मतलब है जिंदगी से लड़ना छोड़कर उसके साथ बहना सीखना। बिल्कुल सही। ये जिंदगी के साथ लड़ने की बजाय उसके साथ एक तालमेल बिठाने जैसा है। उस आंतरिक आवाज पर भरोसा करना जो हमें रास्ता दिखा रही है, भले ही वो रास्ता हमारे बनाए हुए प्लान से मेल ना खाता हो। ये हिम्मत का काम है, क्योंकि इसमें अनिश्चितता है। लेकिन जिस पल ये हिम्मत आती है, उसी पल जिंदगी का बोझ हल्का होने लगता है। ये बहने देने का आइडिया, ये आज की दुनिया के सबसे बड़े मंत्र हसल कल्चर से बिल्कुल उल्टा है। हमें तो यही सिखाया जाता है कि लड़ो, जीतो और मेहनत करो। अगर कुछ काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि तुम काफी मेहनत नहीं कर रहे। ये सोच हमें एक अंतहीन ट्रेडमिल पर दौड़ा रही है। और इसी ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए लोगों के लिए ताओ ते चिंग एक और हैरान करने वाला विचार देती है, वू वे। इसका शाब्दिक अनुवाद है बिना प्रयास के कर्म। सुनने में ये आलस का उपदेश लग सकता है कि कुछ मत करो, सब अपने आप होगा। लेकिन ये आलस नहीं है,
ये काम करने का सबसे कुशल और शक्तिशाली तरीका है। ये जबरदस्ती और तनाव से भरे एक्शन के बजाय सहज और स्वाभाविक एक्शन की बात करता है। ठीक है, बिना प्रयास के कर्म। लेकिन लड़ने और झुकने में या प्रयास करने और बहने देने में एक बहुत पतली सी लाइन होती है। कोई ये कैसे तय करे कि कब ओक के पेड़ की तरह डटे रहना है और कब बांस की तरह झुक जाना है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब उस स्थिति के साथ हमारे रिश्ते में छुपा है। ओक का पेड़ तूफान को अपना दुश्मन समझता है। वो हवा से लड़ता है, अपनी पूरी ताकत से उसका सामना करता है, और क्योंकि हवा उससे ज्यादा ताकतवर है, वो टूट जाता है। दूसरी तरफ बांस, वो हवा को दुश्मन नहीं समझता है, वो हवा के साथ एक हो जाता है। जब हवा चलती है तो वो भी उसके साथ झुक जाता है, जमीन को छू लेता है। जब तूफान गुजर जाता है तो वो वापस सीधा खड़ा हो जाता है। वो टूटा नहीं, क्योंकि उसने लड़ाई नहीं की। वू वे का मतलब है ये समझना कि कब लड़ना ऊर्जा की बर्बादी है। तो अगर इसे किसी ऑफिस के माहौल में देखें, मान लीजिए किसी का बॉस बहुत मुश्किल है, तो वो वे के हिसाब से क्या करना चाहिए? चुपचाप सब सहना नहीं, वो वे निष्क्रियता नहीं है। बॉस से लड़ना, रोज बहस करना, ये ओक का पेड़ बनना है। नतीजा तनाव और शायद नौकरी से हाथ धोना। सहते रहना भी एक तरह का संघर्ष है। आप अंदर ही अंदर लड़ रहे हैं। वो वे का रास्ता होगा स्थिति को समझना। शायद बॉस किसी दबाव में है, शायद आपकी बात कहने का तरीका सही नहीं है। वो वे का मतलब है सीधी टक्कर लेने के बजाय पानी की तरफ अपना रास्ता खोजना। हो सकता है आप किसी और के जरिए अपनी बात पहुंचाएं या सही समय का इंतजार करें। ये जबरदस्ती दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने के बजाय सही चाबी ढूंढने जैसा है। ये किसान वाला उदाहरण भी दिमाग में आ रहा है। वो बीज बोता है, पानी देता है और फिर धैर्य रखता है। वो हर रोज पौधे को खींचकर बड़ा करने की कोशिश नहीं करता। उसे पता है कि जबरदस्ती करने से पौधा मर जाएगा। वो बस सही माहौल बनाता है। बिल्कुल, और यही वो वे का सार है। जबरदस्ती से परिणाम पैदा करने की कोशिश मत करो, बस सही माहौल बनाओ और परिणाम अपने आप सामने आएंगे। बच्चों की परवरिश से लेकर एक टीम को लीड करने तक ये हर जगह लागू होता है। ये किसान वाला उदाहरण बहुत अच्छा है, क्योंकि वो जबरदस्ती नहीं करता। और मुझे लगता है हमारी जिंदगी ठीक इसके उलट है। हम हर तरफ चीजें जबरदस्ती भरने में लगे हैं। ज्यादा चीजें, ज्यादा जानकारी, ज्यादा दोस्त, ज्यादा लक्ष्य। हमारे जीवन में खाली जगह बची ही नहीं है। और इस ज्यादा की दौड़ ने हमें एक अजीब से असंतोष में धकेल दिया है। हम चीजों के मालिक नहीं रहे, बल्कि चीजें हमारी मालिक बन गई हैं। इसी शोर के बीच लाओ त्सु बहुत शांति से कहते हैं, जिसे सब कुछ चाहिए उसे अंत में कुछ नहीं मिलता। जिसके पास कुछ नहीं है वो सब कुछ पा लेता है। ये सादगी की शक्ति है, लेकिन ये वो सादगी नहीं जो मजबूरी से आती है, बल्कि वो जो गहरी समझ के बाद चुनी जाती है। किताब में कुम्हार के घड़े का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। घड़े की असली उपयोगिता किसमें है? उसकी मिट्टी में? उसकी डिजाइन में? नहीं, घड़े की असली उपयोगिता उसके अंदर की खाली जगह में है। वो खालीपन ही उसे पानी से भरने लायक बनाता है। एक कमरे की कीमत उसकी दीवारों से नहीं, बल्कि उसके अंदर की खाली जगह से होती है, जहां हम रह सकते हैं। लाओ त्सु इसी खालीपन को हमारे मन पर लागू करते हैं। अच्छा, तो अगर हम अपने मन को देखें तो वो तो भरा पड़ा है, लेकिन कंकड़ पत्थरों से नहीं, बल्कि जैसा कि स्रोत में बताया गया है, आज के दौर में वो नोटिफिकेशंस, न्यूज़ अलर्ट्स और सोशल मीडिया की अनथीन स्क्रॉलिंग के मलबे से भरा है। तो क्या ताओ का मन को खाली करना आज के दौर में एक तरह का डिजिटल डिटॉक्स है? ये एक बेहतरीन कनेक्शन है। आज के संदर्भ में ये बिल्कुल यही है। मन को खाली करने का मतलब सिर्फ विचारों को रोकना नहीं है, बल्कि उस हर चीज को जाने देना है जो जरूरी नहीं है। वो चिंताएं जो भविष्य को लेकर हैं, वो पछतावे जो अतीत से जुड़े हैं, दूसरों से तुलना करने की आदत, ये सब हमारे मानसिक घड़े में भरे हुए कंकड़ हैं। जब तक ये भरे रहेंगे, तब तक शांति और खुशी के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। सादगी का मतलब है जानबूझकर चुनना कि क्या जरूरी है और बाकी सब कुछ जाने देना। लेकिन ये हिम्मत का काम है। दुनिया हमें इकट्ठा करना सिखाती है और ताओ हमें छोड़ना सिखा रहा है। पर जब कोई ऐसा करता है तो उसे एक हल्कापन महसूस होता है। वो पाता है कि असली खुशी बड़ी उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि एक कप चाय को शांति से पीने या सूरज को डूबते हुए देखने जैसे छोटे छोटे पलों में है। इन सब बातों में एक अजीब सा विरोधाभास है। जो कमजोर है वो ताकतवर है, जो खाली है वो भरा हुआ है। और यही ताओ की खूबसूरती है। वो हमें सिखाता है कि जीवन सीधा सपाट नहीं है।
जिसे हम कमजोर समझते हैं वही सबसे ज्यादा ताकतवर हो सकता है। जैसे पानी, जो नरम और लचीला है लेकिन बड़ी बड़ी चट्टानों को काट देता है। जो चीज सख्त होती है, अकड़ी हुई होती है, जैसे सूखा पेड़, वो आसानी से टूट जाती है, लेकिन जो लचीला है वो हर स्थिति में ढल जाता है। हमारी तर्क वाली बुद्धि इसे आसानी से स्वीकार नहीं कर पाती है ना। हम जीत को हमेशा हार के विपरीत मानते हैं, लेकिन ताओ कहता है कि कभी-कभी हार मान लेना ही सबसे बड़ी जीत होती है। जैसे किसी बहस में अपनी बात पे अड़े रहने के बजाय चुप हो जाना। बाहर से देखने वालों को लगेगा कि आप हार गईं, लेकिन अंदर से आप जानती हैं कि आपने अपने अहंकार और गुस्से पर जीत हासिल की है। बिल्कुल, माफ कर देना ताकत की निशानी है, बदला लेना नहीं है। ताओ के अनुसार सच्चाई कभी एक रंगी नहीं होती। वो काली या सफेद नहीं, बल्कि धूसर होती है। उसमें दिन भी है और रात भी। जब हम जीवन को इन दोनों पहलुओं से देखना शुरू करते हैं तो एक गहरा संतुलन पैदा होता है। ताओ हमें कमजोर बनने के लिए नहीं कहता, बल्कि वो ताकत की परिभाषा को ही बदल देता है। असली ताकत अकड़ने में नहीं, झुकने की क्षमता में है। इस नजरिए से देखें तो एक अच्छे लीडर की हमारी जो छवि है वो भी पूरी तरह बदल जाती है। हम सोचती हैं कि एक अच्छा लीडर वो है जो सबसे आगे खड़ा हो, जो निर्देश दे, जिसका नाम हर जगह हो। और लाओ त्सु इस पर भी क्रांतिकारी विचार देते हैं। वो कहते हैं, सबसे अच्छा शासक वो है जिसके होने का प्रजा को बस एहसास हो। उससे बुरा वो जिसे प्रजा प्यार करे, उससे बुरा वो जिससे प्रजा डरे, और सबसे बुरा वो जिससे प्रजा घृणा करे। और सबसे महान नेता के बारे में वो कहते हैं, जब उसका काम पूरा हो जाता है तो लोग कहते हैं ये तो हमने खुद किया। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या आज के कॉर्पोरेट जगत में ये मुमकिन है, जहां लीडर्स को अपनी विजिबिलिटी बढ़ानी पड़ती है, अपनी उपलब्धियों का ढिंडोरा पीटना पड़ता है, वहां एक ऐसा लीडर जो पर्दे के पीछे रहे, उसे कौन पहचानेगा? ये आज के कॉर्पोरेट मॉडल के लिए एक बड़ी चुनौती है। ताओ मैनेजर और लीडर में फर्क करता है। मैनेजर काम करवाता है, लीडर लोगों को प्रेरित करता है। ताओ का लीडर वो किसी बागबान की तरह होता है। एक अच्छा बागबान पौधे को खींचकर बड़ा नहीं करता, वो बस सही माहौल बनाता है। अच्छी मिट्टी, पानी, धूप, और पौधा अपनी क्षमता के अनुसार खुद खिलता है। ताओ का लीडर भी अपनी टीम के लिए बस सही माहौल बनाता है, उन्हें संसाधन देता है, रुकावटें हटाता है और फिर पीछे हट जाता है। और टीम को लगता है कि यह सफलता उन्होंने अपनी मेहनत से पाई है, जिससे उनका आत्मविश्वास और बढ़ता है। तो क्या एक अच्छा लीडर भी वू वे का इस्तेमाल करता है? मतलब वो जबरदस्ती करने के बजाय बस एक माहौल बनाता है? बिल्कुल, ये नेतृत्व का वू वे है। असली ताकत खुद को बड़ा दिखाने में नहीं, बल्कि दूसरों को उनकी अपनी शक्ति का एहसास कराने में है। याद कीजिए, जीवन में कोई ऐसा शिक्षक या दो जरूर रहा होगा जिसने चुपचाप हमारी जिंदगी बदल दी, लेकिन कभी इसका श्रेय नहीं लिया। उनका असर सबसे गहरा होता है। ताओ का नेतृत्व पदीय अधिकार के बारे में नहीं है, ये प्रभाव और सेवा के बारे में है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक पल रुककर सोचने की जरूरत है, क्या लोग वो जिंदगी जी रहे हैं जो उनके लिए बनी है, या बस समाज के बनाए रास्तों पर चले जा रहे हैं? ताओ ते चिंग कोई जवाबों की किताब नहीं है, ये सवालों का एक आईना है। ये झकझोरती है लेकिन बहुत शांति से। ये बाहर की दुनिया बदलने के बजाय अंदर की दुनिया बदलने को कहती है। ताओ का रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि ये हमसे हमारी सबसे कीमती चीजें छोड़ने को कहता है। हमारा डर, हमारी इच्छाएं और सबसे बढ़कर हमारा अहंकार। लेकिन जो लोग इस रास्ते पर चलने की हिम्मत करते हैं, उन्हें जो जीवन मिलता है वो शांत होता है, सरल होता है और भीतर से बहुत मजबूत होता है। जिंदगी एक समस्या नहीं रह जाती जिसे हल करना है, बल्कि एक संगीत बन जाती है जिसे बस महसूस करना है। उनका उद्देश्य ऐसी किताबों पर बात करना है जो सिर्फ सोचने पर नहीं, बल्कि जिंदगी को देखने का नजरिया बदलने पर मजबूर करे। अगर इस चर्चा ने किसी के दिल को छुआ है या किसी एक बात ने भी सोचने पर मजबूर किया है, तो अपने अनुभव कमेंट्स में साझा किए जा सकते हैं। कौन सा सबक सबसे गहरा लगा, और अगर लगता है कि ये बातें किसी और को भी सुननी चाहिए तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। अंत में एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। असली सवाल ये नहीं है कि क्या कोई ताओ को समझ सकता है। असली सवाल ये है, क्या कोई ताओ का रास्ता अपनाने के लिए तैयार है?